वेलकम बैक बच्चों। आज नए चैप्टर के साथ, क्योंकि पहले 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, अब हमारी जो यूनिट सेकंड शुरू हुई है, जो 13 नंबर की आपकी पूछी जाने वाली है। 13 नंबर में आप यूनिट सेकंड के अंदर आपका बीजगणित आएगा। बीजगणित में 2 चैप्टर आपके रहेंगे। एक चैप्टर रहेगा आव्यूह और एक सारणिक। आव्यूह क्या है? देखिए, पहले तो आप इसका ये बात जान लीजिए कि इनका यूज कहाँ व्यापक रूप से किया जाता है। देखिए, आव्यूह जो है, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वह एक आयताकार बॉक्स में कुछ एलिमेंट्स के सिस्टेमेटिकल अरेंजमेंट से को सेट करने का एक बॉक्स है, जिस बॉक्स को हम आयताकार बॉक्स में के रूप में लेते हैं। और इस पूरे बॉक्स को हम आव्यूह कहते हैं, एक संग्रह कहते हैं, एक संगठन कहते हैं कुछ एलिमेंट्स का। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? देखिए, आव्यूह का वर्तमान में भौतिकी इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से इसका यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग में खास तौर से सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे विशेष महत्व है, जैसे सांख्यिकी, प्रायिकता का आपने नाम सुना होगा। सांख्यिकी है, प्रायिकता है, परमाणु है, भौतिकी है, रसायन है। तो इन सब चीजों में, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, में आव्यूह का यूज किया जाता है। यहाँ हम लोग आव्यूह के बारे में समझेंगे, आव्यूह क्या होता है उसके प्रकार समझेंगे, और आव्यूह का बीजगणितीय निरूपण को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। आव्यूह क्या है? देखिए, मैट्रिक्स इसका है, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, परिभाषा। देखिए, आव्यूह के अंदर एक आयताकार बॉक्स होता है, आयत के रूप में, इस तरीके से। एक आयताकार बॉक्स में कुछ संख्याएं, चाहे वे वास्तविक हो या समिश्र संख्या हो, वास्तविक मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनको सिस्टेमेटिकल रूप से अरेंजमेंट किया जाता है। इसके अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको हम अवयव या एलिमेंट के नाम से कहते हैं। यहाँ एलिमेंट नाम बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आव्यूह के अंदर, इन्हें एलिमेंट भी कहते हैं। तो किसी भी आव्यूह में प्रायतः प्रदर्शित करने के लिए, कोई भी आव्यूह अगर होगा उसको प्रदर्शित कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, X, कैपिटल Y, Z से प्रदर्शित करते हैं। और इस आव्यूह के अंदर आने वाले एलिमेंट जो भी होंगे, जो स्मॉल लेटर में रहेंगे, वो A11, A12, A13, ये लिखने का एक तरीका है, ये भी मैं अभी समझाने जा रहा हूं। ये स्मॉल लेटर वाले जितने भी इसमें संख्याएं होंगी उनको हम अवयव कहेंगे, यानी एलिमेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। अब इस आव्यूह के अंदर आपको 2 चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो कुछ एलिमेंट आपको क्षैतिज दिखाई देंगे, इस तरीके से क्षैतिज। तो जो क्षैतिज भाग होगा, ये वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं, ये क्षैतिज भाग है आव्यूह का। ये क्षैतिज भाग आपको क्षैतिज है, और ये स्तंभ है, इसे देखिए आप ध्यान से। ये स्तंभ है। तो क्षैतिज को यहां हम लोग रो कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं रो, और दूसरे को बोलते हैं कॉलम। तो 2 चीज आपकी यहां होगी, इसे बोलते हैं कॉलम। तो 2 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ रो और कॉलम आपके साथ साथ रहेंगे, और इन्हीं के बेस पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे भी। अब जैसे हम लोग रो और कॉलम देख रहे हैं कि इस तरीके से बने हुए एलिमेंट जो भी होंगे वे क्षैतिज यानी रो कहलाएंगे, और ऊर्ध्वाधर जो होंगे उन्हें स्तंभ कहेंगे, उन्हें कॉलम कहा जाएगा इंग्लिश में। और अब हम लोग अगर एलिमेंट पे लगे हुए नंबर्स पे गौर करें, यहाँ A11 है, 11 का मतलब है, देखिए A11
वन वन का मतलब है पहले नंबर को हम रो कहते हैं और दूसरे को कॉलम कहते हैं। पहले को हम, जो पहला नंबर है वो रो को प्रदर्शित करता है, दूसरा नंबर कॉलम की पोजीशन को प्रदर्शित करता है। तो अब हम अगर वन की बात करें तो पहला एलिमेंट पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारी रो तो वही रहेगी, देखो वन ही है, वन है, वन है, रो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि पहली रो ही चल रही है, लेकिन कॉलम बदलते चले जाएंगे। यहाँ पहला कॉलम था, यहाँ दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, यहाँ एन कॉलम हो गया। ऐसे आप इधर आइए, जैसे ही हम लोग कॉलम की बात करते हैं, स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ आपका दूसरे स्थान का नंबर होता है, जैसे ये है। इसमें स्तंभ देखिए आप, पहला पहला पहला, यानी स्तंभ हमारा सेम वही बना हुआ है, स्तंभ नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रो चेंज हो रही है। ये पहले एलिमेंट की जो मैंने पोजीशन बताई थी कि वो ये थी कि ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम का एक अवयव है, ये दूसरे कॉलम का ये दूसरी रो का और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। यानी स्तंभ वही रहा और जैसे जैसे आगे बढ़े इधर रो बढ़ती जा रही और इधर कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है आयताकार रूप में। तो आयताकार बॉक्स को ही हम लोग, अगर आयताकार बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को यानी अवयवों को अगर रो और कॉलम के माध्यम से अरेंज करते हैं तो हम इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स किस तरीके से हो सकती है, क्या इनके प्रकार हो सकते हैं, क्या इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, वो चीज हम लोग पहली वीडियो में समझने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझने का विषय है। वैसे बहुत ही आसान टॉपिक रहता है, ज्यादा टफ टॉपिक है भी नहीं। ज्यादातर बच्चे बिना किसी टीचर्स की हेल्प के भी एग्जाम्पल देखकर इन 2 चैप्टर को कर लेते हैं, फंडामेंटल चीजों को क्लियर करके या एग्जाम्पल्स को देखकर। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग से सिर्फ इतना है कि आप बहुत ध्यान से आप समझेंगे, वीडियो को भी देखेंगे और अपने व्यूज को भी आप लोग जानेंगे। अब बात आती है कि देखिए कोटि क्या है। यहाँ आता है कोटि। आप आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला टॉपिक आएगा यहाँ। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यानी कोटि को हम यहां क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 1, 6, 7। अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूं 8, 2, 1। ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को जो आयताकार बॉक्स में जो अरेंज किया गया है इस तरीके से, आयताकार बॉक्स में हम लोग इनकी कोटि देखने के लिए क्या देखेंगे कि इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। लिखने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रो है 1, 2, 3, 3 रो होगी। कॉलम 1, 2, 3, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। तो हम कहेंगे कि इसमें पंक्ति इंटू पंक्ति यानी रो एंड कॉलम, यही आपकी मैट्रिक्स की कोटि कहलाएगी। इन्हें इसको सांकेतिक भाषा में भी लिखते हैं। काय में लिखते हैं? सांकेतिक भाषा में, यानी MN के रूप में इसको लिखा जाता है। अगर बात करें हम लोग मानक की, तो मानक ये कहता है A11, A12, A1N, A21, AMN, और आपको दिखाया हुआ AMN, और यहाँ लिखा रहता है M×N। यानी पहले भाग को हम रो कहते हैं और दूसरे को कॉलम कहते हैं।
m क्रॉस n जब यहाँ कॉर्नर पे लिखा हो तो मैट्रिक्स की कोटि कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा कि जो मैट्रिक्स है इस ऑर्डर में है, इस तरीके से दी गई है। यानी पहली मैट्रिक्स है जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम दिए हैं, ये तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? आइए आप लोग अब हम जो समझने जा रहे हैं वो हाउ की बेसिक्स बातें हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको समझ के ही हम लोग चैप्टर में जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारी होंगी उनको सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग आव्यू हम समझ गए कि आव्यू होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया जाता है वो हम लोग जान चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये आव्यू कितने प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे प्रकार के आव्यू हम लोग फेस करने वाले हैं वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग रहेगा आव्यू के प्रकार। कहेंगे हम लोग आव्यू के प्रकार को हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपका आता है स्तंभ मैट्रिक्स, या आप ये भी कह सकते हैं स्तंभ सदिश कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 1 स्तंभ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है। डेफिनेशन क्या होगी आप समझिए, वह आव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। केवल, बेटा देखो ध्यान से समझेंगे, मैं इसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं सारे जितने भी प्रकार होंगे उनकी आपको एग्जाम्पल दूंगा। बाकी मैं मौखिक बोल रहा हूं, आपको सुनेगा भी अच्छे से। लिखने में समय जाएगा, और समय जाएगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम लोग जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोलने का मेरा मतलब है आप बार बार वीडियो को रिपीट कर कर सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं सुन लीजिए डेफिनेशन। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वह मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। केवल एक स्तंभ हो, ऐसी मैट्रिक्स को आप लिखेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहां दिया 3 4 6। तो प्यारे बच्चों इसमें एक ही स्तंभ है और रो कितनी है 3, 1 2 3, तो 3 into 1। तो 1 को आप देख लेंगे, यानी इसमें एक ही स्तंभ है, इसका मतलब है स्तंभ आव्यू है, यानी कॉलम मैट्रिक्स है। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वह स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। इसे m into 1 से भी प्रदर्शित करते हैं। आप दूसरा लिखेंगे हेडिंग पंक्ति आव्यू, इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, इसकी भी डेफिनेशन आप इसी से समझ सकते हैं, पहली वाली डेफिनेशन से। वह आव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो वह पंक्ति आव्यू कहलाती है। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें एक ही पंक्ति दे दी आपको, 6 या A11 A12 डॉट A1M। अभी आपको मैंने समझाया भी था, क्योंकि पहले आपका लिखा जाता है रो, तो रो 1 1 1 1 1 1 1 1 इसी तरीके से रो लिखी जा रही है n। तो ये हमारा हो जाएगा 1 into पंक्ति 1 है, 1 into n मैट्रिक्स। यानी कि आपके स्तंभ कितने होंगे, 1 2 3 4 n स्तंभ है, लेकिन पंक्ति एक ही है। जहां वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम लोग पंक्ति आव्यू कहते हैं। तीसरा प्रकार वर्ग आव्यू। वर्ग आव्यू जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वो स्क्वायर।
वर्ग आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, दोनों ही बराबर हो, वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, यानी दोनों इक्वल हो, तो वह आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि वर्ग आव्यूह कहलाती है। जैसे 3 4 5 6 8 9 3 2 1, ये मैंने एक तरीके से एग्जांपल ले लिया। आप देखिए इसमें 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4 या जो भी आप ले सकते हैं, इस तरीके का कोई भी दोनों चीज बराबर है, रो और कॉलम, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स, रिक्त समुच्चय, या इसको शून्य आव्यूह भी कहते हैं। देखो रिक्त कहें या शून्य आव्यूह कहें, बात वही है। इसको हम नल सेट और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इंग्लिश में से जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होगी? वह आव्यूह जिस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, या जिस आव्यूह के एलिमेंट्स में जीरो ही आए, या वह आव्यूह जिसमें केवल जीरो ही संख्या हो, उसे नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसे लिखेंगे आप, मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 की कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू 3, यानी यहाँ एलिमेंट्स तो हम रो और कॉलम तो हमारे 3 इंटू 3 के ही हैं, लेकिन हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको जीरो से प्रदर्शित कर सकते हैं, बड़ा कैपिटल O बना लेते हैं, या अभी मैंने इसको A ले लिया है। तो इस तरीके की जो भी मैट्रिक्स आपके सामने आएगी, इसको हम अगर हम नाम देते हैं तो वो नाम होगा इसका नल मैट्रिक्स, यानी शून्य मैट्रिक्स। आगे की जो जितनी मैट्रिक्स के टाइप्स आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देखिए ध्यान से, जो हमें याद भी रखने होंगे और इनका यूज भी बहुत ज्यादा होने वाला है। नंबर 5 आपका है विकर्ण आव्यूह। इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, यानी विकर्ण आव्यूह को बोला जाता है। यदि समझ लीजिए, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिखेंगे और नोट भी करेंगे, आप अपनी फेयर जो नोटबुक बनेगी उसमें नोट करेंगे इन सारे टाइप्स को, तभी आप लोग आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में, एक बात, यदि किसी वर्ग आव्यूह में का मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट्स जीरो हों, वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। सुन लीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर या मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स के बाद बचे हुए शेष एलिमेंट सभी शून्य हो, तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाती है या विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए, इसका आप एग्जांपल देखेंगे, समझिए। जैसे कोई आव्यूह है A1 1 0 0 2 जो भी आप लिखना चाहें, 0 0 A0 0 0, ये ले लो। ये दूसरी रो 2 2 A2 2,
0 0 0 8 3 3 0। ये तीसरा कैसा एलिमेंट आ जा रहा है, 4 ही तो 1 2 3 1 2 3 4। हाँ 8 3 3 0 0 0 8 4 4। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4x4 की एलिमेंट एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें जो मुख्य विकर्ण है ये है, इसे मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं, डायगोनल। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वे सारे 0 हैं, तो हम इसे बोलेंगे आप विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात बच्चों? नंबर 6 लीजिए, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। डेफिनेशन, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाती है। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो अदिश आव्यूह कहलाते हैं। अब देखिए, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में आपको ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। दोनों में क्या अंतर होगा वो मैं आपको इसका एग्जांपल देने के बाद बताता हूं। कि 0 0 0 के 0 0 0 के 3x3 की एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें तीनों एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स है मुख्य विकर्ण में, वे एक जैसे हैं, यानी उनका मान के मीन्स तीनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं। हो सकता है कोई नंबर होता तो भी वे एक जैसा हो, तो उसका नाम अलग रख दिया गया है। यहाँ वो नाम रखा गया अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर बात करें इसकी पहली वाली डेफिनेशन की, पहली वाली डेफिनेशन में कहा गया था कि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव अगर 0 हो तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाती है। तो इज दैट ये बात आपको क्लियर हो रही है कि विकर्ण आव्यूह तो है ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों रखा गया, दोनों के नाम क्यों चेंज किए गए? कि विकर्ण आव्यूह में इनका समान होना जरूरी नहीं है, वे डिफरेंट हो सकते हैं, वे अलग अलग हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक नई कंडीशन बन के आ रही थी कि अगर विकर्ण आव्यूह है भी और वे तीनों ही एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो उनका नाम थोड़ा अलग किया जा सकता है। तो उसका नाम रखा गया अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यानी किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट अगर बराबर हो मुख्य विकर्ण के, बाकी के सब 0 हो, तो वह आव्यूह आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। इकाई तत्समक आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स। सातवां पॉइंट इंपोर्टेंट है भाई बच्चों। क्या नाम बताया था उसको? इकाई आव्यूह। जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। डेफिनेशन देखो, 3 चीजें आप लोगों ने लगातार बैक टू बैक पढ़ी। एक स्तंभ मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, दूसरा अदिश आव्यूह, तीसरा इकाई आव्यूह। तीनों में एक जैसी बातें आपको सेम दिखाई देगी। वही बात आपको तीनों के उदाहरण में आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग रखे गए। तीनों के नाम एक जैसे ना रखे, तीनों को अलग अलग नाम दिया गया। इसका नाम रखा गया यूनिट मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में केवल एक हो, एक अंक हो,
एक 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 हो वह यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, इकाई आव्यूह कहलाती है। जैसे 1001 या और लेंगे को 1000100001, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। दोनों ही मैट्रिक्स आपकी इकाई आव्यूह है। इसे आप I से प्रदर्शित करते हैं। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप तीनों में एक चीज आपको एक जैसी लग रही होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जिसका नाम था विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में कहा था वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो हों, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो हों, वह विकर्ण आव्यूह कहलाती है। तो उसके बाद आपके पास जो दो प्रकार आए हैं, दो प्रकार में सारी चीजें वही सेम हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये विकर्ण आव्यूह तो है ही, लेकिन इसमें इन दोनों बातों में एक नई, दोनों चीजों में एक चीजें अलग थी। वो चीज अलग होने के कारण उनके नाम भी अलग कर दिए गए। पहली में ये जरूरी नहीं था कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स कैसे हों, वो कैसे भी हो सकते हैं, यानी वो आपको विकर्ण आव्यूह कहा गया। अब इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो सेम तो इसमें भी है। यानी ये वाला जो भाग है वो आप समझ सकते हैं, ये विकर्ण आव्यूह भी कहला सकता है, अदिश आव्यूह भी है, और एक नाम इकाई आव्यूह भी इसके सामने रख दिया गया है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। एक बहुत लॉजिकल बात सोचने का विषय वो है ये पार्ट। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण में एक एक होगा उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपके थे प्रकार। इन प्रकारों को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। हाँ, आप ये जरूर जान लेंगे कि आव्यूह का अनुरेख यानी ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से मैट्रिक्स का ट्रेसिंग किया जाता है, किस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा जाता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी मैट्रिक्स को किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसे कहते हैं आव्यूह का अनुरेखण। ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे के रूप में लिखा जाता है। ए आई जे, आई रो को प्रदर्शित करता है, जे कॉलम को प्रदर्शित करता है। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। आई जे के रूप में हम लोग, अब आई 1 है, जे हमारा जे भी 1 है, तो इससे हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बनाती है। इसके लिए फॉर्मूला कोई दिया होगा, जैसे मान लीजिए आई जे का फॉर्मूला देखा, आई प्लस जे बराबर 5, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला दिया होगा, उसी बेस पर हम लोग इन नंबरों को बनाएंगे। मान लीजिए हमें दे दिया ये आई प्लस जे बराबर 5 है, तो या कुछ संख्या है या एक फॉर्मूला हमें दे दिया, मल्टीप्लीकेशन ये है, तो 1 जब हम निकालेंगे तो आई भी 1 रखेंगे और जे भी 1 रखेंगे, तो उससे टोटल हमारा निकल के जो भी आएगा वो हमारा एक ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसी तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी उसको। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने पहला तो आपको टाइप्स बता दिए, अब हम लोग आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे डिवाइड, तो यहाँ होगा नहीं। 3 चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ज्यादा इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान रहेगा। बहुत सभी बच्चे, सब टाइप के बच्चे इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल को भी देखकर इनको सवालों को कर सकते हैं। तो 2 मैट्रिक्स का योग,
अवयव का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, यानी रो और कॉलम आपके मैच करने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हैं। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, एक में 3 5 7 8 और मैट्रिक्स बी 6 4 2 3 जो भी लिखा गया। अब इनको ऐड करना है a प्लस बी, 3 5 7 8 प्लस 6 4 3 3। एडिशन का जो नियम है, पहला एलिमेंट जो पहली रो का पहला एलिमेंट होगा पहले मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में भी वही सेम लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा 3 4 में जुड़ जाए या 3 3 में जुड़ जाए, नो नो। जिसकी पोजीशन जहां होगी, जिस स्थान पर होगी, वो नंबर उसी नंबर के साथ ही ऐड होगा। ये हो गया 6 3 9, 5 4 9 10 और ये 11। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली इन सब चीजों में। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर ऑफ अवयव का अंतर, अवयव का जो अंतर है वो इसमें इसी में ले लीजिए। a माइनस बी अगर हमें करना पड़ जाए तो 3 5 7 8 माइनस 6 4 3 3। तो हम करेंगे कैसे? जैसे 3 में से 6 गए माइनस 3, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 3 गया 5। इस तरीके से लेस करेंगे, यानी जो नंबर जिस पोजीशन पे है उसकी पोजीशन तो हटाएंगे नहीं, वो वही रहेगा। उस नंबर को पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन कर देंगे। दो चीजें आपको यहाँ समझनी है पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में आपका है मल्टीप्लीकेशन। तो आपके सामने जो सवाल रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए यहां समझा देते हैं। एक सवाल लेंगे, थोड़ा शुरुआत करते हैं। सवाल है, एक अवयव है जो ijk के रूप में अवयव aij 2 क्रॉस 2 एक अवयव दिया है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, की रचना कीजिए। अभी मैंने बताया था अवयव का अनुरेखन यानी ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स। अब इसने कहा इसकी एक रचना कीजिए। कीजिए जबकि फॉर्मूला दिया होगा आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। 2i प्लस जे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आई जे का। तो जब हम इसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन है, तो अनुरेखन हमें करना है या रचना करनी है। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट निकालते हैं, पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, यानी आई और जे के यहां हो जाता है a11 निकालेंगे। a11 बराबर हमारा आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो फॉर्मूले के आधार पर 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 3 9 हो गया पहला एलिमेंट। एक उसके बाद आता है a12, यानी हम उसी रो में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। a11 a12 ये पहले रो कंप्लीट कर रहा हूं मैं। तो a12 में आपका i हो गया 1, 2 इंटू 1 और कॉलम हो गया 2 का स्क्वायर, 2 2 4 चौक 16। अब आ जाइए नीचे को बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो दूसरा जो एलिमेंट होने वाला है नीचे जब हम आएंगे a21 में आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई हमारा 2 हो गया है और हमारा कॉलम 1 ही रहा, यानी जे हमारा 1 ही रहा, तो 2 दूनी 4 5 25 हो गया। ए है a22 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 और 2 6 36 हो गया। तो आपका हमारा जो मैट्रिक्स तैयार होगा, देखिए हिसाब से a11 a12 a21 a22
ये हमारा मैट्रिक्स बनना था 2x2 के। जो मैट्रिक्स का टाइप है, अगर हम इसे खोलते हैं तो वो ये होता है। और आई जे की वैल्यू जो दिए गए फॉर्मूले में हमें रखनी होती है। तो इस तरीके से हम ट्रेसिंग कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। 9, 16, 25, 36, ये हमारा आ जाएगा क्या बोलते हैं 2x2 की मैट्रिक्स। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा है जो यूपी बोर्ड में पूछा गया 2018 और 17 में, जैसे इस टाइप के सवाल आप सभी बच्चे हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि ये ज्यादा सवाल हम रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक एक सवाल हमें बताना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि सभी बच्चे पहली बार में इसको पकड़ भी जाएंगे और आराम से करेंगे भी, किसी भी बुक से कर सकते हैं, ऐसे कोई बात भी नहीं है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि आव्यूह, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आव्यूह x प्लस वाई बराबर तथा x माइनस वाई बराबर इस प्रकार से है 2, 10, 10, 2, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसे हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई की दो समीकरण हमारे पास हैं, और x प्लस वाई 2, 4, 2, 4 और x माइनस वाई 2, 10, 10, 2, ये दो इक्वेशन दे रखी है। दोनों का हल करने के लिए देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो ये लोग हम लोगों ने 10th में पढ़ी है दो चर वाली रैखिक समीकरण। इनको हल करने के लिए 3 विधि पढ़ी, विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गीकरण विधि। लेकिन दूसरी तरफ अगर राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो एक नंबर नामक एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को घटाना और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने अभी आपको क्लियर भी कराया है कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के आधार पर ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर x की बात करता हूं तो इनको ऐड कर देते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x बराबर ऐड होगा तो 4 और 2 6, 12, 12 और 6, और 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा ये 2, क्योंकि x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ 3, 6, 6, 3। समझ गया हमें क्या है बच्चों? अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ x प्लस वाई, यानी y को यहाँ रोक दीजिए। आपके पास यहाँ था 4, 2, 2, 4, तो जो x है इधर जाके माइनस हो जाएगा, -3, 6, 6, 3, ऐसे ही माइनस होगा। तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 6 गए -4, 2 में से 6 गए -4, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके की जो समीकरण होंगी वो आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब मैं एक तो ट्रेसिंग आपको बताया, योग बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको क्लियर कराता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ कि किस किस टाइप के होने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगा उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज आपको क्लियर कराऊंगा, योग और मल्टीप्लिकेशन, तो योग और सब्ट्रैक्शन की। इसके बाद थर्ड जो होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद छात्रों।